बहुत लोचा है इस अकाउंटिंग में, क्या करें। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिनके मतलब जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये छोटे छोटे शब्द बड़े बड़े सवालों में फंसा देते हैं। तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, तो आज हम कुछ और टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अगला टर्म आता है ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? जब बिजनेस किसी को उधार पे सामान बेचता है तो क्या होता है, जैसे हमने किसी को उधार पे सामान दिया, अब उधार पे सामान दिया है तो जाहिर सी बात है वो हमें भविष्य में पैसा पे करेगा। आज उसने पैसा नहीं दिया है लेकिन भविष्य में पैसा देगा, तो ये हमारे लिए एक तरह का एसेट ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें पूरी उम्मीद होती है कि ये जरूर हमें एक निश्चित डेट पे आके पैसा दे ही देगा। अब इसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर क्या होता है? डेटर वो पर्सन होता है जिसने हमसे उधार पे सामान लिया है और जो भविष्य में हमको पैसा देगा। ये बैलेंस शीट में एसेट के साइड शो होता है और ये एक एसेट ही है। दूसरा होता है, कई बार क्या होता है जब हम उधार पे सामान देते हैं तो हमें ये श्योरिटी चाहिए होती है कि अगला हमें कब पेमेंट देगा। तो इस श्योरिटी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिल बना देते हैं जिसके अंदर हम गुड्स की सारी डिटेल लिख देते हैं कि क्या क्या सामान ये हमसे खरीद रहे हैं, किस तारीख को खरीद रहे हैं और कितना इनसे अमाउंट हमें लेना है, और जिसके ऊपर वो साइन करके डेट डाल के हमें दे देता है कि ठीक है वो हमें इस तारीख को इतनी पूरी पेमेंट हमें कर देगा। यानी एक तरह का एश्योर हो जाते हैं हम कि जरूर ये पेमेंट दे देगा। अगर वो नहीं देता तो अगेन हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको लेकर कोर्ट में दे सकते हैं या उसे ड्यू डेट तक पूछ सकते हैं कि भाई हमारा पैसा कब दोगे। तो बहुत चांसेस होती है कि पेमेंट हमें टाइम पे मिल जाए, क्योंकि बिजनेस जनरली किसी को ऐसे ही उधार नहीं देते, जिससे उनके टर्म अच्छे होते हैं उसी को उधार पे वो सामान बेचते हैं। दूसरा जो ये बिल पड़ा होता है इसको कहते हैं बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल वर्ड से हमारा मतलब होता है जो चीज रिसीव होने वाली हो, और ये एक ऐसा बिल है जिसको दिखा के भविष्य में डेटर से हम पैसा ले लेंगे। तो ये भी एक एसेट का ही आइटम होता है। अगला चीज आता है ट्रेड पेबल। जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा, उसी तरह ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि जिससे हम उधार पे सामान खरीदते हैं और भविष्य में उसको पैसा पे करेंगे, तो भविष्य में हमें पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए इसे हम लायबिलिटी मानते हैं। जिसका मतलब होता है कि ऐसी बात कि हमें आज पैसा ना देके भविष्य के किसी दिन में जाके पैसा देना ही पड़ेगा, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब अगेन ट्रेड पेबल के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक क्रेडिटर होता है और एक बिल पेबल होता है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको हम भविष्य में पेमेंट देंगे, यानी जिसका पेमेंट देना अभी बाकी है लेकिन भविष्य में हमें देना ही देना है। इसने भी हमसे एक बिल साइन करा रखा है अपनी श्योरिटी के लिए, जिसमें इसने अपनी डिटेल डाल रखी है और हमने इसको लिख कर दे रखा है कि हम इस तारीख को आपका इतना पूरा पैसा दे देंगे, बदले में आप हमें सामान दे दो। इसने हमें सामान दे दिया, आज हम अपना प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन वो डेट आते ही हम अपना बिल निकालेंगे और उस पर डेट पे जाके जितनी पेमेंट बिल पे लिखी हुई है उसका बिल देख के उसको पेमेंट कर देंगे। तो इसीलिए बिल्स पेबल भी हम एक लायबिलिटी मान के चलते हैं। अगला आइटम आता है परचेज। अगेन परचेज क्या होता है? तो देखिए, गुड जिसमें बिजनेस डील करता है, ऐसा सामान जिस चीज में बिजनेस डील करता है उसी को जो हम रीसेलिंग पर्पज से खरीदते हैं तो उसे हम परचेज कहते हैं। मान लीजिए मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है और मैं आटा खरीदता हूँ जिससे को कन्वर्ट करके मैं बिस्किट बनाता हूँ, तो अगेन आटा मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि उसको कन्वर्ट करके रीसेल मैं करता हूँ। तो रीसेल पर्पज से कोई चीज खरीदी जाती है तो उसे हम परचेज कहते हैं। अब मान लीजिए आटा मैंने खरीदा, उसमें से 5 किलो आटा खराब निकल गया और वो आटा मैं ले जाकर उस दुकानदार को वापस कर देता हूँ या उस फैक्ट्री या कंपनी को जाके वापस कर देता हूँ कि जी देखिए मैंने इतना आटा लिया था जिसमें से 5 किलो आटा आपका खराब हो गया, इसे वापस रख लीजिए। तो जो आटा मैंने वापस कर दिया उसी को हम कहते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड।
आउटवर्ड मतलब है बाहर की ओर, तो जो सामान खरीदते हैं वही तो बाहर की ओर जाएगा, है कि नहीं। अगला आइटम आता है सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड और सर्विसेज टू कस्टमर। बिल्कुल सही बात। जब हम किसी कस्टमर को किसी गुड का ओनरशिप यानी मालिकाना अधिकार दे देते हैं तो उसी को हम सेल कहते हैं। आसान भाषा में कहें, जब भी कोई गुड खरीदता है हमसे तो हमें पैसा पे करता है, जिसके बदले हम सामान दे देते हैं कि ये लीजिए, आप यूज करिए। यानी अब वो उस गुड के साथ कुछ भी करे, मैं उसमें कुछ नहीं पूछ सकता कि तुमने गुड के साथ क्या किया। तो इसीलिए इसे सेल कहते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई कि एक बार तुमने पैसा दे दिया, अब तुम सामान के साथ जो मर्जी चाहे जाके करो। अब मान लो मैंने जो सामान बेचा है उसमें कोई सामान खराब निकल जाता है और उस केस में कस्टमर आता है और कहता है जी आपसे ये सामान लिया था, ये सामान हमारा खराब हो गया, इसे आप ले लीजिए और बदले में चाहे पैसे दे दीजिए, चाहे फिर आगे मैं सामान ले जाऊंगा। तो जो सामान हमें वापस अंदर मिला उसे इनवर्ड कहते हैं, यानी रिटर्न इनवर्ड, यानी सेल्स इनवर्ड। इन मतलब अंदर की ओर। जो सामान कंपनी में वापस आ रहा है उसे हम सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। अगेन इन्वेंट्री का मतलब होता है जब कोई सामान बच जाए उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। अब इन्वेंट्री भी कई तरीके की होती है। पहली होती है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हमारा कच्चा माल जो कि अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। मान लीजिए मेरी बिस्किट की अगेन एक फैक्ट्री है, मैंने कुछ आटा लाया, वो आटा भी बचा हुआ है जिसको मैं बिस्किट बना नहीं पाया इस साल, तो वो बचा हुआ आटा का है मेरा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी वो मेरा कच्चा माल है जिसे मैं आगे प्रोसेस करके फिनिश गुड यानी बिस्किट बना लूंगा। उसके बाद अगला जो आता है वो होता है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अगेन वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है, हो सकता है आटा को मैंने मशीन में डाल दिया और वो गूंज उठा यानी गीला हो गया आटा, लेकिन वो खराब नहीं हुआ, मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया और 2-3 दिन बाद फिर उससे यूज कर लिया। तो ऐसा सामान, ऐसा रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में तो चला गया है लेकिन अभी फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। एंड इसके कॉस्टिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आटे को गीला करने में कितनी लेबर लगी, कितनी पावर लगी, कितनी फ्यूल लगी, इन सब को जोड़ देते हैं और तब हम कहते हैं कि इतने का सामान वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है। सोच कर देखिए, आटे की कीमत है 10 रुपए, लेकिन आटा गूंथने के लिए हमने 2 रुपए का लेबर लगा दिया, 2 रुपए का फ्यूल लगा दिया, 2 रुपए का पावर भी लगा दिया, यानी 6 रुपए और लगा दिए, तो आटा जो 16 रुपए में गूंथ के तैयार हुआ उसे हम दिखाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस में। अगला आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। ऐसा सामान जो बन के तो तैयार हो गया है फैक्ट्री में लेकिन अभी बिका नहीं है, भविष्य में बिक जाएगा, फिनिश गुड है हमारा, तो इसे क्या कहते हैं हम? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। ठीक है। अगला आता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ऐसा सामान जो हमने रीसेल करने के लिए खरीद रखा है उसकी वैल्यू को कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो अलग अलग जगहों पे आगे हमारे इस अकाउंटिंग की श्रृंखला में यूज होने वाले हैं। होप आपने एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही और अगली श्रृंखला में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे।